नमस्ते, जय हिंद और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके ड्राइवर में। दोस्तों, आज इजराइल और ईरान के बीच कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। पूरी दुनिया इस समय परेशान है इजराइल और ईरान के बीच विवाद को लेकर के। दोस्तों, इस समय जब भी हम इजराइल और ईरान का नाम सुनते हैं तो कानों में एक युद्ध की आहट गूंज जाती है। आंखों के सामने तैरने लगती है परमाणु खतरों की परछाइयां और दिमाग में उभरता है एक ऐसा मंजर जहां सिर्फ तबाही, तनाव और टकराव दिखाई देता है। ये दोनों देश आज एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं, एक दूसरे को मिटा देने पर आमादा हैं। राजनीतिक बयानबाजी से लेकर साइबर युद्ध तक हर मोर्चे पर आमने सामने खड़े हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दोनों देश जो आज युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, कभी जानी दोस्त हुआ करते थे। हाँ, एक दौर ऐसा भी था जब इजराइल और ईरान के बीच गहरी दोस्ती थी, व्यापारिक रिश्ते थे और आपसी भरोसे की एक दीवार खड़ी थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई? वो कौन सा मोड़ था जिसने दो सहयोगियों को एक दूसरे का सबसे बड़ा शत्रु बना दिया? तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ईरान और इजराइल की उस कहानी को जो दोस्ती से शुरू हुई और दुश्मनी की आग में तब्दील हो गई। दोस्तों, साल 1948 की बात है जब दो नए देशों के बीच नई नई दोस्ती का प्रारंभ होता है। यह उस समय की बात है जब इजराइल ने खुद को एक स्वतंत्र यहूदी राष्ट्र घोषित किया तो पूरी अरब दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो गई। लेकिन इसी बीच एक देश चुपचाप उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था। वो देश था ईरान। ईरान उस समय पहलवी वंश के अधीन था और उस समय देश की बागडोर थी शाह मोहम्मद रजा पहलवी के हाथों में। शाह एक आधुनिक सोच वाले नेता थे और पश्चिमी देशों के समर्थक थे, लेकिन साम्यवादी विचारधारा के विरोधी थे। वो इजराइल के साथ आगे बढ़ने की सोच रखने वाले शासक थे। इधर इजराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन बनते हैं। शाह पहलवी को इजराइल की आधुनिक सोच और पश्चिमी गठजोड़ में एक रणनीतिक साथी नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन को मध्य एशिया में एक ऐसा साथी मिल गया जो अरब राष्ट्रों से हटकर गुप्त मित्रता निभा सकता था। साल 1948 में इजराइल की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाला ईरान मध्य पूर्व का पहला मुस्लिम देश बना। यह कोई सामान्य बात नहीं था उस समय, बल्कि उस समय इतिहास में एक साहसिक मोड़ था। अब यहाँ इस समय एक प्रश्न आपके मन में जरूर आया होगा कि उस समय इजराइल को तो पूरी दुनिया के समर्थन पाने की भूख थी, लेकिन ईरान को इस दोस्ती से क्या मिला होगा? आखिर ईरान को ऐसा कौन सा लाभ मिला जिसे ईरान ने अरब कंट्रीज को छोड़ करके इजराइल से मित्रता करने की ठान ली? तो चूंकि ईरान एक शिया मुस्लिम बाहुल्य देश है और उसके चारों तरफ सुन्नी मुस्लिम अरब राष्ट्र थे, जैसे कि सऊदी अरब, इराक, मिस्र, जो अरब एकता और अरब राष्ट्रवाद के नारे के साथ आगे बढ़ रहे थे। शाह पहलवी को डर था कि अरब का राष्ट्रवाद कहीं ईरान को अकेला न कर दे, और दूसरी तरफ शाह पहलवी को इजराइल की जरूरत इसलिए भी थी क्योंकि ईरान के पास पैसा तो था, लेकिन उसके पास कोई आधुनिक तकनीक नहीं थी, आधुनिक जानकारी नहीं थी। तो इजराइल के पास तकनीक भी थी, आधुनिक जानकारी भी थी। इसीलिए इजराइल एक ऐसा साझेदार था जो उस समय अरबों के विरुद्ध ईरान का साथ दे सके। और इधर इजराइल को चाहिए था तेल, पैसा और एक इस्लामिक देश की गुप्त मान्यता। इजराइल और ईरान दोनों देशों को अरब के राष्ट्रवाद और सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव से अपने अपने देश के लिए खतरा नजर आ रहा था। इस दोस्ती में दोनों को तो लाभ था, पर यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं था, बल्कि जरूरत की राजनीति थी। ऐसे में इजराइल एक अप्रत्याशित लेकिन उपयोगी साथी था ईरान का, जो खुद अरबों के विरोध में था और जिस पर भरोसा किया जा सकता था। साल 1950 में ईरान ने इजराइल को डिफैक्टो मान्यता दी, यानी कि ईरान ने इजराइल को आधिकारिक मान्यता नहीं दिया, गुप्त और ठोस समर्थन दिया। अब ईरान और इजराइल के बीच गुप्त दोस्ती की उड़ान उड़ने लगी। दोनों देशों के बीच तेल और हथियारों की अदला बदली शुरू हो गई। डेविड बेन गुरियन के बाद गोल्डा मीर और इत्तेजाक रबिन जैसे इजरायली नेता आए, लेकिन शाह पहलवी के साथ रिश्तों की डोर और मजबूत होती चली गई। फिर दोनों देशों के खुफिया एजेंसियों ने साझा प्रशिक्षण भी करना शुरू कर दिया। इजराइल की मोसाद और ईरान की सावाक, ये दोनों एजेंसियां एक दूसरे के सूचना के सहयोगी बन गए। तेल, हथियार और जानकारी इस गुप्त दोस्ती के तीन स्तंभ बन गए
और दुनिया को इसकी भनक तक नहीं लगी। इजरायली कृषि विशेषज्ञों ने ईरानी जमीन को उपजाऊ बनाने में ईरान की खूब मदद किया। वहीं ईरानी तेल ने इजराइल की अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती प्रदान किया। साल 1967 में इजराइल और कुछ अरब देशों के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो गया, जिसे इतिहास में 6 डे वार यानी कि 6 दिवसीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में एक तरफ अकेला इजराइल था और दूसरी तरफ अरब जगत के 6 देश शामिल थे: मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब और लेबनान। एक तरफ इजराइल अकेला लड़ रहा था और एक तरफ ये 6 देश लड़ रहे थे। यह युद्ध सिर्फ 6 दिनों में समाप्त हो गया, जिसमें इजराइल ने आश्चर्यजनक तरीके से जीत दर्ज किया और इन 6 देशों के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। हालांकि उस समय के ईरान के शासक शाह मोहम्मद रजा पहलवी इजराइल के साथ प्रत्यक्ष रूप से साथ में नहीं खड़े हुए, क्योंकि ईरान एक इस्लामिक देश था और खुलकर इजराइल के पक्ष में खड़ा होना राजनीतिक तौर पर बहुत कठिन था। लेकिन फिर भी परोक्ष रूप से शाह पहलवी ने इजराइल को तेल की आपूर्ति, खुफिया जानकारी और रणनीतिक समर्थन जैसे कई रूपों में मदद किया और इजराइल ने ईरान के इसी अप्रत्यक्ष और ठोस समर्थन के साथ ही अरब कंट्रीज के उन 6 देशों को हरा दिया। दोस्तों, यह दोस्ती उस समय इतनी आगे बढ़ गई थी कि दोनों देशों के बीच एक ऑपरेशन शुरू हुआ जिसका नाम दिया गया प्रोजेक्ट फ्लावर। प्रोजेक्ट फ्लावर नाम जितना मासूम था, इसका मकसद उतना ही विस्फोटक था। प्रोजेक्ट फ्लावर एक गुप्त सैन्य समझौता था। इस योजना के तहत इजराइल ईरान की मदद से एक उन्नत सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल विकसित कर रहा था, जो सोवियत या अरब हमले की स्थिति में ईरान की रक्षा कर सकती थी। कुछ जानकारों और न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार इस प्रोजेक्ट की जानकारी अमेरिका को थी, परंतु अरब राष्ट्रों में किसी को भी पता नहीं चल सका। यहां तक कि पूरी दुनिया में अमेरिका के अलावा और किसी को पता नहीं चला। इजराइल को भी यह उम्मीद थी कि वह इस तकनीक और सहयोग से जो भी मिसाइल बनाएगा, वो दूसरे देशों को बेच करके पैसा कमाएगा। 1948 से लेकर 1979 तक दोनों देशों ने एक अनकहे समझौते की तरह दोस्ती को राजनीति से ऊपर रखा, लेकिन यह दोस्ती सदा के लिए नहीं थी। अब इस दोस्ती में एक नया मोड़ आता है। साल 1979 आते आते ईरान में इस्लामिक क्रांति हो गई। शाह पहलवी को देश छोड़कर भागना पड़ा और ईरान में एक नए चेहरे का जन्म हुआ, अयातुल्लाह खुमैनी। अयातुल्लाह खुमैनी और शाह पहलवी के बीच बहुत ज्यादा विरोध होने के कारण अयातुल्लाह खुमैनी ने इजराइल से सभी रिश्ते तोड़ दिए और प्रोजेक्ट फ्लावर को उसी दिन दफन कर दिया। उसने कहा, इजराइल एक शैतानी सत्ता है और फिलिस्तीन हमारा धर्म है। खुमैनी के आते ही ईरान और इजराइल के बीच की हर डोर टूट गई। दोनों देश के दूतावास बंद हो गए और जहां कभी इजराइल का दूतावास होता था, वहां पर फिलिस्तीन का दूतावास बना दिया गया। गुप्त मिशन खत्म हो गए। उन्होंने इजराइल को एक अवैध शासन कहा और ईरानी टीवी पर खुलेआम फिलिस्तीनियों की मदद का आह्वान किया। अब इजराइल के लिए ईरान एक सीधा खतरा बन गया था और जो कभी सहयोगी थे, अब कट्टर दुश्मन बन गए। और इस समय तो आप लोग ईरान और इजराइल के बीच बने हुए हालात को देख ही रहे हैं। कभी जो रिश्ता खामोश समझौतों में पनपा था, आज वही रिश्ता आग में जल रहा है। गुप्त प्रोजेक्ट से लेकर गुप्त जासूसों तक, दोस्ती से लेकर दुश्मनी तक की यह यात्रा बताती है कि राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता है, ना दोस्त और ना ही दुश्मन। दोस्तों, इस समय इजराइल और ईरान एक दूसरे को मरने मारने पर तुले हुए हैं। दोनों के बीच कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है और इसी को लेकर के इस समय पूरी दुनिया चिंतित दिखाई दे रही है। दोस्तों, तो यह रही ईरान और इजराइल के बीच की ऐसी कहानी जो एक अच्छे दोस्त से एक खतरनाक दुश्मन तक जाती है। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, अपने मित्रों तक पहुंचाना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।